बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का आपका जो सबसे फेवरेट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, इसके नए सिलेबस के बारे में, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए यानी कि एनुअल मोड के आपके जो एग्जाम होने वाले हैं फरवरी और मार्च के मंथ में, आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होगी इसके लिए होने वाली। ठीक है, तो मिड टर्म का एग्जाम ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो अब आपको फाइनल एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका सिलेबस है वो देखेंगे। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप जाके मैसेज कर सकते हैं। अब आप हमसे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि देखो, आपने अपने मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो भी चैप्टर पढ़े हैं डज नॉट मैटर। ठीक है, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपके एनुअल मोड के एग्जाम के लिए आपकी जो दोनों किताब है, पहली वाली और दूसरी वाली, दोनों किताबों में जितने भी चैप्टर हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके पूरे के पूरे पूछे जाएंगे। यानी कि मिड टर्म में जो चैप्टर पढ़ा है वो भी आपके एनुअल में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मिड टर्म में जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो है हमारा पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, दूसरा है भारतीय संविधान में अधिकार, तीसरा है चुनाव और प्रतिनिधित्व, चौथा है कार्यपालिका, पांचवा विधायिका, छठा न्याय। ठीक है, तो ये मिड टर्म में तो पढ़ ही चुके हैं। अब ये चैप्टर आपके एनुअल मोड में भी आएंगे। ठीक है ना, याद रखना। तो 6 चैप्टर तो ये हो गए। अब 7वां रहेगा आपका संघवाद, फिर रहेगा स्थानीय शासन और संविधान एक जीवंत दस्तावेज, और दूसरा रहेगा राजनीतिक सिद्धांत का संविधान का राजनीतिक दर्शन। एक चीज ध्यान से सुनो, अभी मैं क्या करूंगा आपके लिए, आपके चैप्टर नंबर 7 यानी कि संघवाद से लेके आपकी सेकंड बुक तक हर एक चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, ठीक है, यानी कि समरी वाली वीडियो है, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, वो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको लिटरली हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यस सर, हमें एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए, ताकि उसी हिसाब से फिर यहाँ पे आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, तो पहली किताब से आपको ये 10 के 10 चैप्टर पढ़ने हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में आपके टोटल ये जो 10 चैप्टर हैं ये आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। ठीक है, आप चैप्टर के नाम पढ़ सकते हैं। फिर आती है हमारी सेकंड वाली किताब। ठीक है, और ये सेकंड किताब जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हार्ड लगती है बच्चों, और लिटरली मुझे भी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ड मीनिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है आपको भी समझना। बट आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए जब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस लेके आएंगे तब आपको एग्जाम्पल के साथ में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। पहले आप ये समझिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये आपको पढ़ना है। दूसरा है स्वतंत्रता, ये आपको पढ़ना है। फिर तीसरा आता है समानता, चौथा आ जाता है सामाजिक न्याय, पांचवा है अधिकार, छठा है नागरिकता, सातवां है राष्ट्रवाद और आठवां है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो सेकंड वाली किताब से आपको ये कंप्लीटली जो 8 चैप्टर है ये यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि आपकी दोनों ही किताबें आपके एनुअल मोड में आने वाली। इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाता है, आपके टोटल जो 8 चैप्टर ये आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप सिलेबस तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए, बिल्कुल लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आपके हर एक बुक के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला हमारा चैप्टर नंबर 1 है भारतीय संविधान क्यों और कैसे। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संविधान का अर्थ क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों, इसके कार्य क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, काफी इंपॉर्टेंट था। फिर हमने देखा था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें संविधान सभा का स्वरूप हमने देखा था। ठीक है, कामकाज की शैली कैसी थी, कार्यविधि कैसी थी, कैबिनेट मिशन क्या था, सब कुछ हमने देखा था। संविधान एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत कैसी थी, और संविधान जो है वो उधार लिए हुए सिद्धांतों का टोकरा है, ये भी हमने देखा था। क्योंकि इसमें 5 से 6 संविधान देशों की कंट्री के संविधान जो है, उससे कुछ सिद्धांत लिए गए थे, वो हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। फिर आगे आ जाता है दूसरा चैप्टर, जो कि है हमारा भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसमें सबसे पहले हमने मौलिक अधिकार की अर्थ, आवश्यकता और विशेषताएं पढ़ी थी। फिर हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या क्या संबंध है, क्या क्या इनके बीच में अंतर है, ये हमने पढ़े थे। और उसके बाद में हमारे भारतीय संविधान में वर्णित जितने भी मौलिक अधिकार हैं, टोटल 6, पहले 7 थे,
लेकिन संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया। इसीलिए अब 6 बचे, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सभी को बहुत ही डीपली इस चैप्टर में हमने अध्ययन किया था। ठीक है। फिर तीसरा चैप्टर आया था हमारा चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। इसमें हमने पहले परिभाषा देखी थी, चुनाव लोकतंत्र क्या है, भारत में किस प्रकार की चुनावी व्यवस्था अपनाई गई है, उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। ठीक है। और वो व्यवस्था थी क्या, और उसको साथ ही क्यों अपनाया गया, ये भी हमने देखा था। ठीक है। और साथ ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, वो भी हमने देखा था। ओके। एंड उसके बाद में चुनाव आयोग क्या था, इसके क्या क्या कार्य थे, इन सभी को हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। उसके बाद चैप्टर 4 था बच्चों हमारा कार्यपालिका, जैसे इंग्लिश में हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। हमने देखा था कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। कार्यपालिका कई प्रकार की थी, जैसे संसदीय थी, अधिछात्मक थी और अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक। ठीक है। इसमें स्थायी और अस्थायी की भी बात की थी। भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है, इसकी जड़ें कब होगी, कैसे ये विकसित हुई, ये भी हमने देखा था। फिर राष्ट्रपति की बात की थी हमने, और प्रधानमंत्री की। जैसे राष्ट्रपति के बारे में, इनके पद के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इनके पास क्या शक्ति होती है, क्या क्या इनके पास विशेष अधिकार होते हैं, इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग चला जाता है, वो क्या होता है, वो भी हमने देखा था। फिर प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इनकी क्या शक्ति होती है, मंत्रिपरिषद में क्या भूमिका होती है, सरकार में क्या भूमिका होती है, सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है। और नौकरशाही तथा सिविल सेवाओं के वर्गीकरण, इसको भी हमने देखा था। एंड देन फिर चैप्टर 5 था हमारा विधायिका, लेजिस्लेटिव। तो इसमें हमने विधायिका के अर्थ, कार्य, विशेषता ये पढ़ी थी। विधायिका में 2 सदन है, उच्च और निम्न, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। तो हमें इन 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, ये हमने देखा था। एक सदन और 2 सदनीय विधानमंडल की आवश्यकता क्यों है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये देखा था हमने। फिर राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां क्या है, अंतर क्या है, ये हमने पढ़ा, और ये आप दोबारा भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना। उसके बाद संसदीय समितियां क्या होती है, प्रमुख कार्य क्या होते हैं, संसद जो है वो स्वयं को नियंत्रित कैसे करती है, कानून कैसे बनाती है, कार्यपालिका पे नियंत्रण कैसे रखती है, सब कुछ हमने पढ़ा। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 आया था हमारा न्यायपालिका, जिसमें हमने न्यायपालिका के अर्थ, इसके क्या क्या कार्य है, कई प्रकार की होती है, इसकी हमें आवश्यकता है, सब कुछ पढ़ा। ठीक है। न्यायपालिका में जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनको पद से कैसे हटाया जाता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है। फिर न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना, इसमें 4 तरह की न्यायपालिका का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, फिर आती है हाई कोर्ट, फिर आ जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आती है सब डोमिनेंट कोर्ट, इस तरीके। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्षेत्राधिकार थे, जैसे कि मूल क्षेत्राधिकार, विधिक संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीली संबंधी और सलाहकार संबंधी। ठीक है। न्यायपालिका संसद के बीच में क्या विवाद है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, इसके क्या पहलू है, नकारात्मक सकारात्मक, सब हमने पढ़े। ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो एनुअल मोड के लिए जो अगला चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 7, जो कि है संघवाद, फेडरलिज्म। क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें जब आपके लिए मैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा कि संघवाद का अर्थ क्या है, क्या इसके प्रकार है, क्या क्या इसकी विशेषता है। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संघवाद है, आखिर इसके बारे में जो केंद्र सरकार है, ये ताकतवर कैसे बनी। ठीक है। शक्ति विभाजन को लेके केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा जो है इसको लेके विवाद बना रहता है, क्यों विवाद है, ये भी पढ़ेंगे। भारत में स्टेट लेवल पे राज्यपाल की और कंट्री लेवल पे राष्ट्रपति की क्या क्या भूमिका है, ये पढ़ेंगे। संघवाद में तनाव भी है, जैसे कि स्वतंत्रता की मांग होती है, कई बार नए राज्यों की भी मांग हो जाती है, इवन अंतर्राज्यीय विवाद हो गए जम्मू कश्मीर को लेके, ये सारी बातें इसमें आ जाती है। ठीक है। तो जब आपके लिए मैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लेके आऊंगा, तो ये सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। चैप्टर 8 आ जाता है बच्चों स्थानीय शासन, इंग्लिश में बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो पहले पढ़ेंगे हम स्थानीय शासन का क्या अर्थ है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। फिर पढ़ेंगे स्थानीय शासन की क्या क्या विशेषता है और इसकी कमी है। उसके बाद भारत में जो स्थानीय शासन है, आखिर इसका विकास कैसे हुआ, ये भी समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई 73वां और 74वां संविधान संशोधन, क्योंकि 73वें के अंतर्गत त्रि स्तरीय संरचना की बात होगी, चुनाव की बात होगी, कैसे होता है, आरक्षण कैसे मिला, विषय कितने हैं, विषयों का स्थान कैसे किया गया, राज्य वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये सभी बातें आ जाएंगी। तो इन सभी के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए चैप्टर के लिए जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो लेके आऊंगा, ताकि आपको समझाया जा सके। ओके। चलिए क्वेश्चन चैप्टर 9 आएगा हमारा, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है। पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है, और संविधान में ये संशोधन किए कैसे जाए। अभी तक वर्तमान में कितने संविधान संशोधन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।
संविधान की मूल संरचना और विकास, और इसमें संविधान को और प्रभावशाली बनाने के लिए न्यायपालिका का क्या योगदान है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, जुडिशियरी है, वो इसको और कैसे पावरफुल बनाए रखती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस बुक का सबसे आखिरी चैप्टर रहेगा संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि संविधान का दर्शन का अर्थ क्या है। संविधान जो है वो एक लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए कैसे आवश्यक है, या फिर मतलब ये तो पढ़ेंगे, साथ ही हमें संविधान सभा में वापस जाने की आवश्यकता क्यों है, यानी कि एक बार फिर से हमें संविधान सभा जो है वो कंडक्ट कराने की जरूरत क्यों है। ठीक है। और कुछ जो हमारे जो चैप्टर नंबर हमारा चैप्टर नहीं, बुक हमारी जो सेकंड वाली है, उसमें हर एक चैप्टर का छोटा छोटा जो इंट्रो है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा इसी चैप्टर। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। पहली बुक खत्म हो गई। अब बात करते हैं दूसरी वाली किताब की। इसमें चैप्टर 1 है राजनीति सिद्धांतिक परिचय। पहले हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि राजनीति क्या होती है और राजनीतिक सिद्धांत दोनों में क्या डिफरेंस। उसके बाद ये जो राजनीतिक सिद्धांत का हमारी बुक है, हमारा ये जो चैप्टर है, आखिर इसके अंदर हम पढ़ते क्या है। ठीक है। और फिर हमें ये पढ़नी क्यों चाहिए। उसके बाद में इन सिद्धांतों को हम व्यवहार में यानी कि एक्चुअल में लागू कैसे कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे समझे। ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में फिर आ जाता है चैप्टर नंबर सेकंड, ये है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। कई प्रकार की स्वतंत्रता होती है, जैसे कि तकरीबन 6 प्रकार की अनुच्छेद 19 में वर्णित की गई है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की जो कहावत है उसको हम पढ़ेंगे। हमें स्वतंत्रता प्रतिबंध चाहिए, इसके क्या स्रोत होते हैं और प्रतिबंध की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी हम समझेंगे। हमारी जो फ्रीडम है बोलने की, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता, आखिर इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है और क्या आवश्यकता है, क्या स्रोत है, कैसे लगाए जाते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। एक सिद्धांत होगा हानि का सिद्धांत, ये भी पढ़ेंगे। अब स्वतंत्रता के अंतर्गत इसका एक नकारात्मक आयाम है, एक सकारात्मक आयाम। तो इन दोनों को इस वीडियो में मतलब अब हम एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लाएंगे तब समझेंगे। चैप्टर 3 आ जाता है बच्चों समानता यानी कि इक्वालिटी। तो वही चीज, समानता का अर्थ, आवश्यकता और प्रकार। प्रकार कई प्रकार के हैं समानता के, वो पढ़ेंगे। फिर अवसर की समानता क्या है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, ये पढ़ेंगे। प्राकृतिक और सामाजिक असमानता क्या होती है, इनकी प्राकृतिक असमानता क्या है और सामाजिक असमानता क्या है, इसमें डिफरेंस समझेंगे। समानता के 3 आयाम है, वो भी समझेंगे। नारीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, ये देखेंगे। और साथ ही हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, इसको लेके 3 सिद्धांत, उन तीनों सिद्धांतों को भी हम समझेंगे। ठीक है। चैप्टर 4 आ जाता है बच्चों सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। तो पहले हम पढ़ेंगे न्याय का अर्थ क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। फिर उसके बाद में न्याय के कई सिद्धांत हैं, जैसे कि पहला है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, दूसरा है समानुपातिक न्याय, तीसरा है विशेष आवश्यकताओं की पहचान, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है। फिर न्यायपूर्ण वितरण की बात आ जाती है। जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। सामाजिक न्याय का अनुसरण कैसे किया जाता है वो भी पढ़ेंगे, और मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप कैसे किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आपके लिए मैं चैप्टर की जब एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल। ठीक है। चलिए चैप्टर 5 की बात करते हैं, ये अधिकार यानी कि राइट्स। पहले पढ़ेंगे अधिकार का अर्थ, आवश्यकता और कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। ठीक है। अधिकारों के कितने प्रकार, अधिकार के क्या स्रोत होते हैं, कानूनी अधिकार क्या होते हैं, एक राज्य के लिए इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है। अधिकार का और जो कर्तव्य होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी हम समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। आगे बात आ जाती है यहाँ पे लव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, बताइए। चैप्टर 6 है आपका नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो पहले पढ़ेंगे हम नागरिकता का अर्थ, इसकी आवश्यकता और इसके प्रकार। उसके बाद नागरिकता के संबंध में पूर्ण और समान सदस्यता क्या होती है, नागरिकता प्राप्ति के कई सारे तरीके होते हैं, नागरिकता खोने के यानी कि गंवाने के भी कई सारे तरीके होते हैं, इन दोनों चीजों को समझेंगे। एक नागरिक का और राज्य का संबंध क्या है, ये भी समझेंगे। उसके बाद सार्वभौमिक यानी कि जो वैश्विक नागरिकता है, इन दोनों की क्या मैनुअल डिफरेंस है, इसमें क्या इनकी इक्वेशन है, इन सभी चीजों को इस चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा कि आप जो एक देश के नागरिक है, किस किस तरीके से आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है, इसका क्या इतिहास था, कैसे में नागरिकता मिली है, संविधान में क्या अनुच्छेद है, सारी बातें इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है। चैप्टर 7 रहेगा हमारा राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। तो पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद होता क्या है, एक राष्ट्र का और राष्ट्रवाद का
क्या इतिहास है, क्या साझी विश्व के इतिहास है, साझी राष्ट्रीय पहचान यानी कि एक राष्ट्र की और एक राष्ट्र के नागरिक की क्या पहचान है। उसके बाद राष्ट्रवाद और बहुलवाद, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसको भी हम इसी चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, अभी तो आपको लग रहा होगा ये तो हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहे सर जी, लेकिन टेंशन मत लो, मैंने कहा ना आपके लिए मैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लेके आऊंगा तो आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, है ना। चलिए, चैप्टर 8 है, सबसे आखिरी है धर्म निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि धर्म निरपेक्षता आखिर होती क्या है। ठीक है, फिर इसमें दो तरीके का वर्चस्ववाद आता है, एक आता है अंतरधार्मिक, ठीक है, एक आता है अंतः धार्मिक। देखो, एक अंतरधार्मिक प्रभुत्व है, एक अंतरधार्मिक वर्चस्व है, इन दोनों को पढ़ेंगे। उसके बाद एक धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है, हमें या फिर किसी कंट्री को इसकी आवश्यकता क्यों है, उसकी क्या-क्या विशेषताएं होती है। धर्मनिरपेक्षता का जो पश्चिमी मॉडल है, वेस्टर्न जो इसका मॉडल है, वो पढ़ेंगे और भारतीय जो मॉडल है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की आलोचना भी की जाती है। अल्पसंख्यकवाद क्या होते हैं, वोट बैंक की राजनीति क्या होती है, जो कि आजकल सारे पॉलिटिशियन करते ही हैं। तो इन सभी को भी हम इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका धर्मनिरपेक्षता के बारे में। गॉट इट। चलिए एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं। पहले आप देख लीजिए, आपकी जो पहली वाली किताब है, इससे आपको टोटल ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में ये 10 आ जाएंगे। उसके बाद में आपको सेकंड वाली किताब से ये टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी टोटल ये 8। और रही बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो मैंने आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए। ठीक है, इस तरीके से आज का ये जो हमारा सेशन था बच्चों, ठीक है, हाँ, आज का हमारा ये जो सेशन था पॉलिटिकल साइंस के फाइनल एग्जाम के सिलेबस के बारे में, वो कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ये हमारी आईडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन इस तरीके से दिखेगा, आपको इसे ऑल पे सेट कर देना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आई होप पॉलिटिकल साइंस के सेशन के लिए ये कंप्लीट हुआ होगा। चलिए इस सेशन को यहीं पे ऐड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।